राम राम एसएससी कॉम्पिटिटर्स। आशा है आप सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। उसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महाजनपद काल। और ये बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स हैं और इसमें जो हम उन्हीं टॉपिक्स को मतलब डिस्कस करेंगे जो एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इस महाजनपद काल के बारे में सबसे ज़्यादा हमें जो जानकारी देखने को मिलती है वो है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ किसमें? बौद्ध ग्रंथ है अगंतुर निकाय। बौद्ध ग्रंथ है अगंतुर निकाय नामक एक ग्रंथ है। वह जैन जैन ग्रंथ भी है। जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र नामक एक ग्रंथ है जिसमें हमें महाजनपद काल के बारे में बहुत सी जानकारियाँ देखने को मिलती हैं। और इसी से हमें ये भी पता चलता है कि उस समय 16 महाजनपद व 80 जनपद हुआ करते थे। 80 जनपद हुआ करते थे। और उसी में जो मगध क्षेत्र है, मगध क्षेत्र है, वो सबसे शक्तिशाली क्षेत्र माना जाता था। क्यों? क्योंकि जो यहाँ सिंचाई के जो साधन थे वो काफ़ी उपलब्ध थे और यहाँ का जो वातावरण वो काफ़ी अनुकूलित था। और जो यहाँ की मृदा यानी कि मिट्टी जो है वो भी काफ़ी उपजाऊ थी। और यहाँ हाथियों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा थी। हाथियों की जो संख्या थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थी। इसी वजह से जो है मगध क्षेत्र को एक शक्तिशाली क्षेत्र के रूप में जाना गया। और अगर हम मैप में अगर हम इसको देखें तो मैप में लगभग याला क्षेत्र जो है ये मगध का हुआ करता था। तो उसी समय मगध में 7 राजवंशों का शासन हुआ। यानी कि मगध में 7 राजवंशों ने शासन किया। 7 राजवंशों ने जो है शासन किया मगध में। और इन्हीं 7 राजवंशों से एसएससी जो है क्वेश्चन पूछता है। तो अब इन हम 7 राजवंशों को क्लियर करेंगे और जो एसएससी की नज़र में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा उसको हम डीप पढ़ेंगे और बाकी के लिए हम पहला शासक और अंतिम शासक पढ़ेंगे। एक मिनट में सीरीज कर लेता हूँ। हाँ, तो जो 7 राजवंश थे, 7 राजवंश। अब इन 7 राजवंशों को याद करने की एक ट्रिक है। ये ट्रिक आपने भी कहीं ना कहीं सुनी होगी। इस ट्रिक का नाम है हसिन मासुका। हसिन मासुका। इसमें आपको 7 राजवंश के नाम देखने को मिल जाएंगे और आशा है आपको ये ट्रिक भी याद हो जाएगी। तो हौ से हर्यक वंश। हौ से हर्यक वंश और जो भी नाम इसमें है वो सब सीक्वेंस में है। हौ से हर्यक वंश। सी से यहाँ पर हो जाएगा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। नौ से अगर हम देखें तो नौ से है नंद वंश। नंद वंश। मौ से यहाँ पर हो जाएगा मौर्य वंश। मौर्य वंश। सु से हो जाएगा हमारा सुंग वंश। सुंग वंश। कौ से हमारा है कण्व वंश। कण्व वंश। और आक जो इसमें आ की मात्रा का यूज़ हुआ है उससे हो जाएगा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश। इन्हीं 7 राजवंशों में से जो मौर्य वंश है वो एसएससी की तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को भी मिलते हैं। बाकी भी थोड़े इंपॉर्टेंट हैं ही। तो इनके जो हम प्रथम शासक और अंतिम शासक और इनके जो विशेष कार्य हैं उनको हम उन पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। और सबसे पहले शुरू करते हैं हम हर्यक वंश से। तो जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश के जो संस्थापक थे, संस्थापक या हम कहें प्रथम शासक, तो वो थे बिंबिसार। बिंबिसार। एक बिंदुसार नाम के भी हैं कोई। तो इसमें काफ़ी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमें इसका देखना है सबसे पहले हर्यक वंश जिनके संस्थापक है बिंबिसार। बिंबिसार नाम से याद कर लेना है। जिनका उपनाम यानी कि जो दूसरा नाम है वो है श्रौणिक। इनको श्रौणिक के नाम से भी बाद में जाना गया है और ये इनका उपनाम है। और उसके बाद बिंबिसार के जो पुत्र होते हैं वो अगले शासक बनते हैं। लेकिन जो इनके पुत्र थे वो थे अजातशत्रु। अजात शत्रु। इनके पुत्र जो अजातशत्रु थे इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी। पिता की हत्या कर दिया और पिता की हत्या के जो बाद हैं, पिता की हत्या के बाद अगला शासक यही बनते हैं कौन? अजातशत्रु। अपनी पिता की हत्या करके ये शासक बनते हैं। इसीलिए इन्हें प्रथम पितृहंता शासक के नाम से भी जाना गया। प्रथम पितृहंता
शासक के नाम से भी इन्हें जाना गया। और ये अजातशत्रु का उपनाम एक और है, जिस जो है कुणिक। कुणिक, इन्हें कुणिक के नाम से भी जाना गया है, इनका उपनाम है। जैसे बिंबिसार का श्रौणिक है, तो अजातशत्रु का है कुणिक। और प्रथम पितृहंता शासक यही रहे। और इन्हीं के समय जो है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन भी किया गया। प्रथम बौद्ध संगति प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन इन्हीं के समय किया गया। और वो आयोजन कब हुआ था? लगभग हमारा 483 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व का मैटर आप समझते ही हैं। जैसे ईसा मसीह के जन्म से पहले जो था वो ईसा पूर्व में आया, और ईसा मसीह के जन्म के बाद ईसवी हम बोलते हैं उसके। तो 483 ईसा पूर्व में जो है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। और ये कहाँ हुआ था? और इसमें एक पॉइंट मैं यहाँ पर मिस कर गया। जो बिंबिसार है, इन्होंने अपनी राजधानी उस समय राजगृह या राजगीर को बनाया था। और जो प्रथम बौद्ध संगति जो अजातशत्रु के समय हुई थी, वो हुई थी हमारा राजगृह नामक स्थान में ही हुई थी। और 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और जो इसके अध्यक्ष थे, उस समय वो थे महाकश्यप। महाकश्यप जो थे इस समय प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। और ये राजगृह में संपन्न हुई ये जो आयोजन था। इसके बाद जो इनका पुत्र होता है वो होता है उदयीन। तो जो अजातशत्रु का जो पुत्र होता है बाद में, उसका नाम होता है, इनका जो पुत्र होता है वो होता है उदयीन। उदयीन इनका पुत्र होता है। तो उदयीन अपने ही पिता की, ये भी अपने पिता की क्या कर देता है? हत्या। ये भी अपने पिता की हत्या कर देता है। तो इसी कारण इस जो हर्यक वंश है, इस हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना गया। पितृहंता वंश, यानी कि यहाँ जो पुत्र था वो अपने पिता की हत्या कर देता था, इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना गया। तो अब हम उदयीन के बारे में देखते हैं। इसे मैं इरेज कर लेता हूँ जी। तो जो उदयीन था वो अगला शासक बन जाता है उदयीन। अगला शासक यानी कि अजातशत्रु के बाद जो अगला शासक होते हैं वो थे उदयीन। इन्होंने एक कार्य क्या किया था इन्होंने, कि गंगा व सोन नदी के किनारे इन्होंने एक शहर या कस्बा बसाया। और उस कस्बे को बाद में पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया। पाटलिपुत्र। और इसी पाटलिपुत्र को इन्होंने अपनी क्या बना दी थी? राजधानी। तो इन्होंने, ये क्वेश्चन बना है कि किस शासक ने जो है पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? तो वो थे उदयीन। और इन्होंने किसको राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को इन्होंने राजधानी बनाया। वो कहाँ बनाया था? गंगा व सोन नदी के किनारे। इसी पाटलिपुत्र को बाद में पटना के नाम से जाना गया है, और वर्तमान में पटना ही नाम है। और ये किसने करा था? शेरशाह सूरी ने। ये बात का टॉपिक है, तो इसको भी हम कवर करेंगे। पहले ये उदयीन वाला, उसके बाद। तो राजधानी इन्होंने पाटलिपुत्र को बनाया। तत्पश्चात यहाँ पर जो अगला शासक बनता है, अगला शासक या कहें हम अंतिम शासक, वो थे नागदशक। नागदशक जो है अगले शासक भी थे, और ये अंतिम शासक भी थे। और इनकी हत्या जो है इनका मंत्री कर देता है इस बार। इनका मंत्री जो होता है इनकी हत्या कर देता है। वो मंत्री कौन होता है? शिशुनाग नाम का जो व्यक्ति है, ये इनका मंत्री वो होता है। और ये इस नागदशक की हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद ये अपना खुद का नया वंश स्टार्ट करता है, जो कि शिशुनाग वंश के नाम से बाद में जाना गया। तो हम शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ते हैं, इसको रेस कर लेते हैं जी। तो शिशुनाग वंश के जो संस्थापक, इसके जो संस्थापक, ये यूँ कहें हम प्रथम शासक, तो कौन थे? वो शिशुनाग ही था। और बाद में इनका कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, इनका बस यही है कि इन्होंने राजधानी वैशाली को बाद में इन्होंने अपनी राजधानी बना लिया था। राजधानी जो है इन्होंने वैशाली को राजधानी बना लिया था बाद में। तत्पश्चात जो अगला शासक बनते हैं वो होते हैं, अगला शासक जो होता है वो थे कालाशोक। कालाशोक जो थे वो अगले शासक बनते हैं। और ये इनका इसमें भी यही है कि जो इन्होंने राजधानी परिवर्तन कर दिया था। राजधानी शिशुनाग ने वैशाली को बनाया, तो इन्होंने वैशाली को हटा के पुनः पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। और इन्हीं के समय जो है द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन भी हुआ।
द्वितीय बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन भी इन्हीं के समय हुआ। वो कब हुआ? लगभग 383 ईसा पूर्व में। 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। तो इसमें जो ये कहाँ किया गया? ये हुआ था वैशाली स्थान पर हुआ था। वैशाली स्थान पर द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। और किसके समय? कालाशोक के समय। और इसके जो अध्यक्ष हुए वो थे, इस जो संगति के जो अध्यक्ष थे वो थे सवाक मीर। सवाक मीर इस संगति के अध्यक्ष हुए। ज़्यादा इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। उसके बाद कालाशोक के बाद इसमें अंतिम शासक जो थे उसको हम पढ़ते हैं। इसको मैं रेस कर लेता हूँ। कालाशोक के बाद ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम सीधे स्टार्ट करते हैं अपना नंद वंश। नंद वंश हम सिर्फ टू द पॉइंट चलने की कोशिश करेंगे, जो एसएससी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रहेगा। तो नंद वंश के जो प्रथम शासक थे, प्रथम शासक या कहें हम संस्थापक, तो जो प्रथम शासक थे वो थे महापद्मनंद। महापद्मनंद महापद्मनंद जो थे वो प्रथम शासक रहे नंद वंश के। तो इन्हें जो कुछ इतिहासकार हैं वो इनके बारे में कहते हैं कि ये जो थे ब्राह्मण थे। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये शूद्र या नाई थे। यह इतिहासकारों का मानना है। लेकिन इनके बारे में एक ये मेन चीज़ है कि जो ये महापद्मनंद थे, इन्हें जो है क्षत्रियों से बहुत दिक्कत हुआ करती थी। यानी कि क्षत्रियों से मतलब इनको दिक्कत थी, यानी क्षत्रियों से मतलब ये युद्ध करते थे बहुत। और क्षत्रियों का नाश मतलब क्षत्रियों को इन्होंने युद्ध में परास्त किया और उनकी हत्या भी करी है इन्होंने क्षत्रियों की। तो इसी वजह से इन्हें बाद में क्षत्रियांतक, यानी कि क्षत्रियों का बहुत अंत करा तो क्षत्रियांतक के नाम से भी जाना गया बाद में, क्षत्रियांतक। और इन्हें द्वितीय परशुराम के नाम से भी जाना गया, क्योंकि ये क्षत्रियों से मतलब इनको जो युद्ध वगैरह था इनका चलता रहा, तो द्वितीय परशुराम के नाम से भी इन्हें जाना गया। द्वितीय परशुराम के नाम से भी जाना गया। और पुराणों में इन्हें उग्रसेन की उपाधि भी दी गई है। पुराणों में इन्हें उग्रसेन की उपाधि भी दी गई है। और महापद्मनंद के बाद फिर हम जाएं तो इनके बाद इनका जो अगला शासक बनता है वो बनते हैं धनानंद। धनानंद जो थे वो अगले शासक बनते हैं नंद वंश के। एक मिनट में से इसके जो द्वितीय शासक थे, इस नंद वंश के जो द्वितीय शासक वो थे धनानंद। मतलब इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये लगभग एक नंबर के अय्याश टाइप के थे। यानी कि बहुत मतलब कुछ काम वगैरह नहीं करते थे, अपने प्रजा के लिए कुछ ध्यान नहीं देते थे अपने प्रजा पर, बस अपने में मगन रहा करते थे। तो उस समय जो है सिकंदर आपको पता ही होगा, सिकंदर का विश्व जीतो अभियान चल रहा था। विश्व जीतो अभियान चलाया था सिकंदर ने, विश्व जीतो अभियान। और इसी अभियान के तहत वो भारत पर पहुंच गया था, भारत की सीमा पर पहुंच गया था। और भारत की सीमा पे पहुंचने के बाद जब ये बात, उस समय जो धनानंद के समय तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था वो बहुत फेमस हुआ करता था। मतलब तक्षशिला विश्वविद्यालय बहुत फेमस था उस समय। और वहाँ के जो अर्थशास्त्र के जो शिक्षक थे, यानी कि अर्थशास्त्र के जो शिक्षक थे वो कौन थे? अर्थशास्त्र के शिक्षक वो थे चाणक्य। और जब ये बात चाणक्य जी को पता चलती है कि जो सिकंदर है वो भारत की सीमा पर आ चुका है, और जब ये बात चाणक्य जी को पता चलती है तो चाणक्य जी धनानंद के दरबार में जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या पता है कि जो सिकंदर है वो भारत पर आ चुका है। और जो चाणक्य जी हैं वो धनानंद को समझाते हैं कि अपनी प्रजा पे ध्यान दीजिए और युद्ध की तैयारी कीजिए, ताकि सिकंदर जो है ये आ ना पाए इधर और भारत पे आक्रमण ना कर पाए। तो जो धनानंद है वो इनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, उल्टा जो है चाणक्य जी का परिहास उपहास करते हैं। और चाणक्य जी अपने दरबारियों से कहते हैं कि जो ये ब्राह्मण है चाणक्य, इसकी जो शिखा है यानी कि चुटियाँ, उसको घसीटते हुए दरबार से बाहर फेंक दिया जाए। तो चाणक्य जी को वहाँ पर बहुत उपहास होता है भरे दरबार में। तो चाणक्य जी वहाँ पर शपथ लेते हैं जब तक मैं इस वंश का
जो विनाश ना कर दूं, तब तक मैं अपनी शिखा को बांधूंगा नहीं। तो उसी के बाद यहाँ से वापस जाते टाइम इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक बालक मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक बालक मिलता है, तो वहीं से इस जो चाणक्य जी हैं इसको शिक्षित करते हैं, और शिक्षित करने के बाद इसे तैयार करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। और तत्पश्चात इस अपनी सेना लेकर ये नंद वंश पर आक्रमण कर देते हैं बाद में, और नंद वंश को पराजित कर देते हैं और इनका विनाश करके अपना नया वंश स्थापित करते हैं, जो कि है मौर्य वंश। मौर्य वंश को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मौर्य वंश और बाकी के जो वंश हैं उनको हम अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।